हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी अपन बोलना चाहे। मेरा नाम है बेटा धीरज झालानी और शॉर्ट में मुझे डीजे सर के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन लेने वाला हूँ। 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स का मेरे पास में एक्सपीरियंस है और सिंगल डिजिट, डबल डिजिट्स रैंक्स वगैरह मैंने निकाली हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मतलब ऑफलाइन क्लासेस में दिया हुआ है मेरा। फिर भी अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अब पीडब्ल्यू से जुड़ करके आप लोगों की सेवा के अंदर आ गए हैं। तो कोशिश अपन करेंगे, अपन बहुत धीरे धीरे अच्छे तरीके से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाए। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ बेटा, जयपुर का लोकल हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 13 ईयर्स से मैं जेई पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो जेई के मेन टॉपिक्स है 12th क्लास द्रोणा बैच आप लोगों का, उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपन यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बाकी और भी कोई आप लोग मेरे बारे में चीज़ जानना चाहो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बता सकते हैं कि आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन के अंदर ये मान लीजिए कि आप लोगों को ज़्यादातर मैथमेटिकल चीज़ें ही पढ़नी पड़ती है, लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व करना या कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल पर बेस्ड होती है या जिनसे न्यूमेरिकल डिराइव होता है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए केमिकल काइनेटिक्स एक प्रॉपर मैथमेटिकल चैप्टर है। मतलब ये मान सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर थ्योरी बहुत कम है, नेग्लिजिबल सॉर्ट ऑफ है, जो है वो भी ऐसी नहीं है कि जिसको आपको रटना पड़े। तो केमिकल काइनेटिक्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को पहले इस चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक को जानने के लिए अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो अपनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ के साथ में डील करती है या इक्विलिब्रियम किस चीज़ के साथ में डील करता है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि एक रिएक्शन है आपके पास में और आपको उस रिएक्शन का एनालिसिस करना है। अब रिएक्शन का एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के एनालिसिस का मतलब हो गया रिएक्शन के बारे में सब कुछ आपको जानना है। तो सबसे पहले तो आप क्या चेक करते हैं? आप चेक करते हैं कि जो रिएक्शन आपको दी गई है वो रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है एट गिवन कंडीशंस। अगर वो रिएक्शन गिवन कंडीशंस पर पॉसिबल है तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस, मतलब हो रही है। अभी अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है तो आप लोग ये मान लो कि विच इज पॉसिबल एट करंट कंडीशंस, और अगर आप लोगों ने थर्मो वाला पोर्शन पढ़ लिया है तो आप लोग ये मान सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, विच इज परफॉर्मिंग स्पॉन्टेनियसली इटसेल्फ, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जो रिएक्शन हो रही है उसको अपन बोल के चलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन हो रही है तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने को कौन देता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आती है डेल्टा जी। इसका मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो अपने को पता चल जाता है कि ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्शन को एनालिसिस करने को बोला गया तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ये पता लगाया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और ये आपने किसकी हेल्प से पता लगाया? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच मान लो आप लोग, जो आपको ये जानने में हेल्प करने वाली है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी रिएक्शन हो रही है तो आपको ये जानना पड़ता है कि आपकी रिएक्शन कितने ड्यूरेशन में होने वाली है। ये जो ड्यूरेशन वाला टर्म आ गया ना, जो टाइम वाला टर्म आ गया, ये बताने का काम करता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। आपको ये तो पता चल गया कि रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि ये रिएक्शन कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी, या फिर आपको ये बोल दिया गया इस रिएक्शन का 50% पार्ट कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो केमिस्ट्री की ब्रांच आपको हेल्प करने वाली है वो कौन सी है? वो है केमिकल काइनेटिक्स। एक और ब्रांच है अपने पास में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बताती है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक पॉसिबल है। मतलब आपको अगर पता चल गया कि एक रिएक्शन है वो 50% ही पॉसिबल है, तो 50% या 60% या 70% जो भी एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन उस रिएक्शन का है, वो आपको क्या एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है? वो ये बता रहा है कि 70% रिएक्शन होने के बाद में रुक गई, यानी रिएक्शन में क्या अचीव हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। कोई सी भी रिएक्शन कब रुक जाती है? अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है,
तब तो वो तब रुक जाएगी जब आपके पास में रिएक्टेंट्स ही खत्म हो गए, और अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो तब रुक जाएगी जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में अपन लोग क्या डील करने वाले हैं, इस वाले चैप्टर के अंदर अपन केमिकल काइनेटिक्स को डील करने वाले हैं, यानी अपन टाइम वाले फैक्टर के साथ में डील करने वाले। टाइम वाले फैक्टर का मतलब किसी भी रिएक्शन के या तो पूरी कंप्लीट हो जाए या फिर उसके सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन के अंदर कितना टाइम लगने वाला है, ये जानने का काम कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स। इसकी हेल्प से अपन पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अपन देखो केमिकल काइनेटिक्स की पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with time required in कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो काइनेटिक्स का जो मेन काम है वो क्या है बेटा? काइनेटिक्स डील करेगी कि किसी भी रिएक्शन के कंप्लीशन में कितना टाइम लगने वाला है। ये फिर से बता रहे हैं अपन, काइनेटिक्स के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई उसी के बारे में अपन डील करें। रिएक्शन अगर किसी सर्टेन एक्सटेंट तक कंप्लीट हो रही है तो भी अपन उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोल दिया एक रिएक्शन 25% कंप्लीट होनी चाहिए, बस इसी का आप टाइम बता दो कि 25% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, या 50% में कितना लगेगा, या 70% में कितना लगेगा। इतना टाइम भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो अपन ने डेफिनेशन लिखी, इससे अपने को ये पता चल गया कि काइनेटिक्स में अपन टाइम वाले फैक्टर के साथ में डील करने वाले हैं। तो ये जो टाइम वाला फैक्टर है ना, इसके बेसिस पे बेटा अपन रिएक्शन को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो अपन के पास में आ गया क्या, अच्छा इस पूरे टॉपिक के अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। अपन लोग डील करने वाले एक तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, एक डील करने वाले टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और एक डील करेंगे अपन रिलेशन बिटवीन आरओडी एंड आरओए के बारे में। यहां पर आरओडी का मतलब क्या होने वाला है बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और शॉर्ट के अंदर है ना अपन इसको यही बोलेंगे आरओडी। सिमिलरली आरओए का मतलब क्या बोलेंगे अपन? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो आरओडी और आरओए के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, इन सारी चीजों पर अपन फोकस करेंगे। लेकिन पहले अपन फोकस किस पर करने वाले हैं? पहले अपन फोकस करने वाले हैं अपने क्लासिफिकेशन पर। तो ये आ गया अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। और ये किस बेसिस पे कर रहे हैं अपन? ये अपन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन के बेसिस पर अपन रिएक्शन को यहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है देखिए। स्लो रिएक्शंस, नाम से ही पता चल जाएगा आप लोगों को। फास्ट रिएक्शंस, और थर्ड होती है मॉडरेट रेट रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ये स्लो रिएक्शंस क्या होती है? स्लो रिएक्शंस का मतलब हो गया जिनको कंप्लीशन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बहुत ज्यादा टाइम का मतलब महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम। यूजुअली तो अपन ये मान के चलते इंडेफिनिट टाइम लगने वाला है। इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि अपने लिए इन रिएक्शंस को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मान सकते हैं कि अपन ने एनालिसिस चालू कर दिया अगर इन केस, तो अपने जीवन काल में तो इनका एनालिसिस अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इतना टाइम भी लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल अपन क्या क्या ले सकते हैं? पहले तो इनके डेफिनेशन के बारे में बात कर ले। तो अपन क्या बोल सकते हैं? इन
such reactions time of completion may be in months, years, etc. बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। फिर आती है फास्ट रिएक्शंस। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल के अंदर जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट या ग्रेफाइट इनटू डायमंड। डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन या ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन, ये रिएक्शन भी कैसी होगी बेटा? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, मतलब पता ही नहीं कितना टाइम लगने वाला होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल ले तो अपने पास में पेंसिल के अंदर क्या होता है? लेड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपन ने उसको रख करके छोड़ दिया और वो ग्रेफाइट कभी ना कभी जाकर के डायमंड में कन्वर्ट होगा, तब तक अपन तो रहेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो या तो आप ये मान के चलोगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप ये बोल दोगे कि इंडेफिनिट टाइम लग रहा है। इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि उन रिएक्शन का एनालिसिस करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्लो रिएक्शंस का एनालिसिस करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें लगने वाला टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर आती है सेकंड, फास्ट रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है ये रिएक्शंस बेटा इतना जल्दी परफॉर्म हो जाती है कि आप जब तक सोचोगे कि इनका एनालिसिस करें तब तक तो इनका कंप्लीशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ये रिएक्शन अपने को एनालिसिस के लिए सफिशिएंट टाइम ही नहीं देती है। अपने पास में इतना प्रॉपर टाइम ही अवेलेबल नहीं होता है कि अपन इन रिएक्शंस का एनालिसिस कर सके। तो फास्ट रिएक्शंस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोलेंगे दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड विद इन सेकेंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब जरूरी नहीं है सेकेंड्स भी लगे, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड वगैरह के अंदर भी हो सकती है पूरी की पूरी, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी? ऐसी रिएक्शंस बेटा वो होती है यूजुअली जिनमें बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। और ऐसी रिएक्शंस का कॉमन एग्जांपल होता है आयनिक रिएक्शंस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप बोलेंगे आयनिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? आयनिक। और आयनिक को अपन क्यों काउंट कर रहे हैं? आयनिक को अपन इसलिए काउंट करें क्योंकि आयनिक रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपन इसका एग्जांपल अगर ले तो बोल देंगे AgNO3, इसमें मिला दिया अपन ने क्या? NaCl, तो रिएक्शन से बन गया AgCl प्लस NaNO3। अब देखा जाए तो AgNO3 एक्चुअली सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Ag प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में। NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है? Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। आयंस की फॉर्म में थे, ऑलरेडी वो आयंस की फॉर्म में थे। ऐसा तो है नहीं कि Na प्लस Cl माइनस के साथ में कोई फिजिकल बॉन्ड बना करके बैठा हुआ हो। वहां पर तो केवल क्या था? आयंस के बीच में अट्रैक्शन था। जब आपने उनको मिक्स कर दिया तो बस आयंस ने क्या किया? खुद के अपोजिट आयन को चेंज कर दिया। यहां पर Na प्लस Cl माइनस से अट्रैक्टेड था, लेकिन जब मिक्स कर दिया तो फिर Na प्लस NO3 माइनस के साथ में अट्रैक्टेड हो गया, ठीक है। यहां पे किसी टाइप का कोई फिजिकल बॉन्ड बन नहीं रहा, ना टूट रहा है। इसलिए इन रिएक्शंस की जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है? फास्ट रिएक्शंस। फिर आती है मेरे पास में नेक्स्ट मॉडरेट रेट रिएक्शन। ये रिएक्शंस ऐसी है जिनमें लगने वाला टाइम ठीक ठाक होगा। ठीक ठाक टाइम का मतलब आपको ये प्रॉपर टाइम देगी ताकि आप इन रिएक्शंस का एनालिसिस कर सको। ये जो रिएक्शंस है ये आपको प्रॉपर टाइम देगी जिससे आप इनका एनालिसिस कर सको, ठीक है। यानी काइनेटिक स्टडी के लिए जो मोस्ट सुटेबल रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? मॉडरेट रेट रिएक्शंस होती है। क्लियर? तो इनके लिए क्या बोलेंगे? दीज रिएक्शंस आर completed in appreciable time
so that their study can be done. ये इस तरीके से कंप्लीट होती है कि आप इनकी स्टडी बहुत ही ज्यादा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. अब आते हैं इनके एग्जाम्पल. इनके एग्जाम्पल के अंदर अपन क्या बोलेंगे बेटा? इन these reactions bond breaking and formation is involved. ये जो रिएक्शंस होती है इनके अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है. और ये जो है ना बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है. यही है वो स्टेप्स जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है. इसी कारण से इन रिएक्शंस के अंदर स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू स्लो एंड फास्ट. तो अपन क्या बोलेंगे? दीज स्टेप्स आर usually time consuming, so it is possible to analyze these reactions. अब एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन HI डिसोसिएट होकर के बना रहा है क्या? H2 + I2. बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो गया ना. HI के अंदर H और I के बीच में बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूट रहा है. वो बॉन्ड टूटेगा, बदले में H और H आपस में कंबाइन हो गए, I और I आपस में कंबाइन हो गए, तो बॉन्ड बन भी गया. तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन इन्वॉल्व था, इसलिए ये रिएक्शन यहां पर अपन काम में ले सकते हैं. सिमिलरली 2HI से H2 + I2 तो आ गया. ये भी ले सकते हो आप. N2 + 3H2 से फॉर्म हो गया क्या? ट्वाइस ऑफ NH3. मतलब ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली आपको ये रिएक्शंस ही रटनी है. आप कोई सी भी रिएक्शंस लिख सकते हो जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेट्रा की ब्रेकिंग या फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है. एक एग्जांपल अपन और ले ले. एक एग्जांपल के अंदर अपन ले लेते हैं H2O2 वाला. H2O2 डिसोसिएट होकर के फॉर्म करता है क्या? H2O + ½ O2. ये भी लिया जा सकता है इसके अंदर. ठीक है, तो ये अपने पास में ऐसी रिएक्शंस हो गई जिनका एनालिसिस आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे. ठीक है, तो लास्ट में अपन नोट डाल करके लिख सकते हैं क्या बेटा? दीज रिएक्शंस. कौन सी दीज रिएक्शंस का मतलब? मॉडरेट रेट रिएक्शंस की बात करिए यहां पर. तो दीज रिएक्शंस आर most suitable for काइनेटिक स्टडी. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस, इनमें से कौन सी रिएक्शंस है जिनका आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे बेटा? वो रिएक्शंस होती है मॉडरेट रेट रिएक्शंस. रीजन अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप क्या बताएंगे? जिनके अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, उन रिएक्शंस के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है. थोड़ा सा टाइम, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे अपन. बहुत ज्यादा लग गया फिर तो वो स्लो रिएक्शंस हो जाएगी, और बहुत फास्ट हो गई तो फिर वो फास्ट रिएक्शंस हो जाएगी. फास्ट रिएक्शंस के साथ में ड्रॉबैक क्या था? वो अपने को प्रॉपर टाइम ही नहीं देती है कि आप उनका एनालिसिस कर सको. और स्लो रिएक्शंस के अंदर टाइम इतना ज्यादा होता है कि अपन खुद ही रेस्टलेस हो जाते हैं कि यार पता नहीं कब पूरी हो पाएगी रिएक्शन. क्लियर है? तो ये अपने पास में हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन. किस बेसिस पे किया अपन ने उन रिएक्शन के कंप्लीशन में लगने वाले टाइम के बेसिस पर किया. ठीक है, अब अपन ये समझेंगे कि एक रिएक्शन की रेट क्या होती है. जैसे आप बोलते हो स्पीड, उसी तरीके से रिएक्शंस के लिए स्पीड की जगह पर जो टर्म यूजुअली काम में लेते हैं, स्पीड भी ले सकते हैं काम में, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड होता है वो स्पीड की जगह पर क्या होता है? रेट. तो जो अपन नेक्स्ट टॉपिक अब देखने वाले हैं वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन. तो देखिए अपन आगे देखते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में अपन बात करने वाले थे. बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है ना,
ये पूरा का पूरा चैप्टर ये मान सकते हैं आप कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को समझ जाते हैं तो आप केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में मोल कंसेप्ट काम में ले सकते हैं। मोल कंसेप्ट हो गया या इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया, वो आप इस वाले चैप्टर में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि आपको किसी रिएक्शन की रेट को मेजर करना है, मैंने बताया था रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। अगर आप किसी रिएक्शन की स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप ये चेक करेंगे ना कि रिएक्टेंट पहले कितना था अब कितना है और उसमें कितना टाइम लगा उसके कंज्यूम होने के अंदर। रिएक्टेंट नहीं लेना चाहते तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या बोलेंगे आप इतना प्रोडक्ट स्टार्टिंग में है, इतना और बन गया, या फिर हो सकता है प्रोडक्ट स्टार्टिंग में है ही नहीं और बन गया। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज मेजर करना होता है। ठीक है, और उस चेंज के अंदर कितना टाइम लग रहा है ये पता लगाना होता है। अब ऐसा नहीं है जरूरी कि आप कंसंट्रेशन ही लो, आप मोल भी ले सकते हो। अगर आपके पास में गैसियस प्रोडक्ट्स है तो आप प्रेशर मेजरमेंट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, आप मास भी ले सकते हैं। लेकिन अपन यहां पर इस वाले चैप्टर के अंदर जो प्रायोरिटी देंगे, जो रिलेशंस निकालेंगे, वो निकालेंगे कंसंट्रेशन को और प्रेशर को ध्यान में रखते हुए। उनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वो अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी रेट की, वो क्या रहेगी बेटा, वो रहने वाली है कंसंट्रेशन और प्रेशर। कंसंट्रेशन भी कौन सी वाली, मोलैरिटी वाली, और प्रेशर कौन सा वाला, एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि यूजुअली इन दोनों कंसंट्रेशन और प्रेशर की यूनिट्स के अंदर ही अपन पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को डील करते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर भी अपन यही करने वाले। कंसंट्रेशन बोलने पर बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में होना चाहिए मोलैरिटी, ना नॉर्मेलिटी आएगा, ना परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगा, ना स्ट्रेंथ आएगा। इसी तरीके से प्रेशर बोलने पर बार नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एटमॉस्फेयर आ जाना चाहिए। ना कोई अपन ऐसा यूनिट का ध्यान रखते हुए करेंगे, अपन एटमॉस्फेयर में मेजर करने वाले। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको रेट की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, तो यहां अपन लिखते हैं रेट ऑफ एनी रिएक्शन is defined as change किस किस में, कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल्स, मास एटसेट्रा। ये कौन सी चीजें बेटा, मेजरेबल पैरामीटर्स है जिनको आप मेजर कर सकते हो। और एनी अदर मेजरेबल पैरामीटर्स जो वेरी कर रहे हैं रिएक्शन के, जो कांस्टेंट है वो नहीं, जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल्स या मास, या कोई सा भी पैरामीटर जो वेरी कर रहा है, ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या अपन ने देखी, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें देखी अपन ने। चेंज किस किस में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, मास में, मोल्स में, किसी भी चीज में। और किसी के भी रेस्पेक्ट में मेजर भी किया जा सकता है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी। किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसको मेजर भी कर सकते हो। ये डेफिनेशन हो गई। कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। या फिर आप गिवन टाइम बोलोगे तो आपको गिवन टाइम से उसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में डेफिनेशन निकल करके आ जाती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने जो लिखा, अगर मैं इसको फॉर्मूला की टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे अपन, अपन ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है
इसको शॉर्ट के अंदर अब से ROR भी अपन बोलना स्टार्ट कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ROR। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई ROR इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? चेंज इन। अब मैंने कहा था प्रायोरिटी अपन किसको देने वाले? कंसंट्रेशन को और प्रेशर को। तो डेफिनेशन के अंदर मैं केवल कंसंट्रेशन और प्रेशर ही लिखने वाला हूं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट चेंज। उसमें कितना टाइम लग रहा है। ये अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR का फॉर्मूला बन गया है। कॉमन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देख करके अपने को कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अपनी कुछ काम की बातें निकल करके आ रही है, वो काम की बातें क्या है एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखो, उन काम की बातों के बारे में यहां पर नोट डाल रहे अपन, और नोट डाल करके 3 नोट है। देखो, तीनों नोट के बारे में आपको मैं जहां पर भी बेटा नोट लिखवाऊंगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा उन पॉइंट्स पर। ठीक है, उन पॉइंट्स को ढंग से मगअप करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। कोई सा भी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम पर ये वाले जो नोट वाले पॉइंट्स है ना, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए पूरे कंप्लीटली। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे यूनिट ऑफ आर। रेट को बेटा अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। कैपिटल R अपन काम में नहीं लेंगे। कैपिटल R कब काम में लेंगे? जब ROR लिख रहे तब। अदरवाइज अपन केवल क्या स्मॉल r काम में लेने वाले। तो यूनिट ऑफ रेट क्या होना चाहिए ये अपन चेक करने वाले हैं बेटा। तो आप देखो, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा इसके बेसिस पर, कंसंट्रेशन के लिए मैंने क्या बताया था? मोलैरिटी। और नीचे क्या आ रहा है? टाइम। तो ऊपर आ रही है मोलैरिटी, नीचे आ रहा है टाइम। इसका मतलब क्या? मोलैरिटी पर सेकेंड। मोलैरिटी पर सेकेंड। इसी तरीके से प्रेशर। प्रेशर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या काम में लोगे? प्रेशर के लिए आप काम में लोगे एटमॉस्फेयर, ATM। बार होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो बोलेगा नहीं आप तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालो, मतलब पास्कल में निकालो, तो हम पास्कल में निकाल लेंगे। लेकिन यूजुअली इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो कंसंट्रेशन किस में होगी? मोलैरिटी में। और प्रेशर किस में होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन अगर यूनिट लिखे तो यूनिट क्या आ गई बेटा? ऊपर आ गई मोलैरिटी और नीचे आ गया टाइम। टाइम किस में बताया? सेकंड में। यानी आप इसको कैसे लिखोगे? मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। या आप इसको क्या लिखोगे? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप क्या लिख देंगे इसको? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ गए ना बात को? इसी तरीके से दूसरी यूनिट क्या बन सकती है इसकी? और ऊपर प्रेशर किस में? एटमॉस्फेयर में। और नीचे टाइम किस में? सेकंड के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये हो गया ATM सेकंड इनवर्स। तो ये दो इसकी कॉमन यूनिट्स हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये दो ही यूनिट होती है, लेकिन दो इसकी कॉमन यूनिट्स है। कोई आपको बोले नहीं आप तो ग्राम पर सेकंड में निकालो, ठीक है, निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो गई अपनी, क्योंकि उसने बोला है ग्राम पर सेकंड में निकालो। या उसने ग्राम पर सेकंड में दे दिया तो भी फिर अपने को ग्राम पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी अगर अपन जनरल बात करें तो ये दो यूनिट अपने काम के जिन पर अपने को फोकस करना है। तो पहला नोट तो ये हो गया। सेकंड नोट की बात करते हैं बेटा। सेकंड नोट, ROR इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है आपको ध्यान रखना है बेटा, वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे। आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन की रेट निकालो तो आप क्या बोलोगे? -2 × 10⁻³ गलत, माइनस लगाना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड काम में लेना है। 2 × 10⁻³ और वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो अपन आगे आने वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है बेटा कि जो ROR है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कभी भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस के अंदर आपको बोल दिया गया 2 ऑप्शंस पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वालों को तो हटा दो।
क्योंकि रेट को कभी भी नेगेटिव टर्म्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी चीज जो अपन ने ऑलरेडी देख ली वो क्या, ROR कैन बी मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को आपकी इच्छा पर है, आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहते हो। आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में करोगे तब भी ROR वो ही निकल करके आएगा, और आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे तब भी ROR वो ही निकल करके आएगा, ठीक है। अब अपने को क्या फोकस करना है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कितने टाइप की होती है। ये भी 2 टाइप की होती है बेटा। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए एक होती है इंस्टेंटेनियस, एक होती है एवरेज। बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास में भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी 2 कैटेगरी बनने वाली है। क्या क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अब अपन आगे देखते हैं बेटा टाइप ऑफ रिएक्शंस अपने पास में कौन कौन सी होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप या तो किसी रिएक्शन की स्पीड को यानी उसकी रेट को ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मेजर करिए। ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ पीरियड का मतलब क्या हो गया, एक टाइम इंटरवल के लिए मेजर करिए, या फिर आप किसी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड को मेजर करिए, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि ये 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई की जा सकती है। फर्स्ट आपके पास में हो जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड हो जाएगी आपके पास में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में अगर आप चाहो तो इसको बोल देंगे अपन R एवरेज, और इसको बोल देंगे RINST इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। अपने लिए बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो अपन दोनों को 1 बाय 1 करके देखो चेक करते हैं। फर्स्ट आ गई अपने पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अपन लिखने वाले हैं क्या, RAVG। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, RAVG। और ये रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, जैसे एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होने वाली है। तो एवरेज रेट क्या होगा बेटा, इट इज मेजर्ड फॉर ए ड्यूरेशन। तो अपन बोल सकते हैं बेटा इट इज मेजर्ड फॉर ए ड्यूरेशन, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइम इंटरवल के लिए आप इसको काम में लेने वाले हो, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू देखो इसको अपन समझते हैं कि मेजरमेंट किया किस तरीके से जाता है। तो बेटा आपके पास में है ना एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन क्या है, ए से फॉर्म हो रहा है क्या, बी, ए से बन रहा है बी। अपन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और अपन ज्यादा टिपिकल रिएक्शन पर अपन नहीं जा रहे, अपन बिल्कुल जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो देखिए बेटा ए से फॉर्म हो गया क्या, बी। यहां पर ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां पर ग्राफ बनाइए, किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, किस किस की कंसंट्रेशन के लिए, ए के लिए और बी के लिए। तो पहले मैं एक बार के लिए बेटा फोकस करता हूं केवल ए पर। अपन केवल किस पर फोकस करेंगे, ए पर। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर अपन ने ले लिया कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर अपन ने ले लिया क्या, टाइम। तो कंसंट्रेशन का वेरिएशन अपने को देखना है किसके साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। ए क्या है, रिएक्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन अगर स्टार्ट होगी तो इनिशियली आपके पास में रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा। तो रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कंज्यूम होता है। यानी ए की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होती जाएगी। अब देखिए अपन क्या बोलेंगे, ए का ग्राफ बनाते, ये निकल करके आ गया ए का ग्राफ।
कुछ ऐसा, मतलब देखो जरूरी नहीं है, अभी अपन जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये मत सोचना कि ए का ग्राफ, ए की कंसंट्रेशन यूं इसी तरीके से क्यों डिक्रीज नहीं हो रही, लीनियरली क्यों नहीं हो रही है, और भी तो किसी तरीके से हो सकती थी। अपन ने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक रैंडम कर्व प्लॉट की है, हो सकता है बेटा रैंडमली डिक्रीज होती, रैंडमली डिक्रीज हो रही है, या फिर हो सकता है लीनियरली डिक्रीज होती, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती। अभी मेरे को नहीं पता इक्वेशन क्या है इसकी, इसके डिसअपियर होने के लिए या कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए अपने को वाई और एक्स का रिलेशन तो पता होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन अपने को पता नहीं है अभी। तो अभी अपन ने अज्यूम कर लिया कि मान लो भाई ये तो कंफर्म है कि ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो उसकी कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिक्रीज होने वाली है, तो ये धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, अपन ने अज्यूम कर लिया ऐसा। अब अपने को क्या करना है, अपने को आर एवरेज मेजर करना है, और आर एवरेज मेजर करने के लिए अपन ने क्या बोला है, अपन ने बोला है अपने को एक ड्यूरेशन चाहिए, एक टाइम इंटरवल चाहिए। क्लियर है? तो कैसे करेंगे अपन, अपन मान लेते हैं बेटा कि अपने पास में एक टाइम इंस्टेंट है T1 और एक टाइम इंस्टेंट है T2, तो उन T1 पर और T2 पर किस तरीके से कंसंट्रेशंस आने वाली है वो चेक करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में था T1 इंस्टेंट, और T1 इंस्टेंट पर इसकी कंसंट्रेशन हो गई A1। ये A की कंसंट्रेशन का कर्व बनाया अपन ने, क्योंकि A रिएक्टेंट है ना, तो वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होने वाला है। अब क्या देखेंगे अपन, थोड़े और टाइम बाद में देख लेते हैं, और टाइम बाद में क्या होगा, A की कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी। तो थोड़े टाइम बाद में मैं आ गया बेटा T2 टाइम पर, ये आ गया मैं T2 टाइम पर, इसकी कंसंट्रेशन निकल करके आ गई कितनी, A2। पहले कितनी थी, A1, अब कितनी निकल करके आ गई, A2। सही है? अब मुझे लिखना है यहां पर क्या, आर एवरेज। तो बेटा पहली बात तो ये कि यहां पर जो मैं आर एवरेज निकालने वाला हूं, मैं इस आर एवरेज को कंसंट्रेशन और टाइम के रेशियो के अंदर लिखूंगा ना, क्योंकि जो आर का फॉर्मूला था वो क्या बताता था अपने को, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, यानी पर यूनिट टाइम, ऐसा ही था। अब चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहां पर क्या है, A2, और इनिशियल कितना है, A1। तो मुझे लिखना क्या चाहिए, मुझे लिखना चाहिए यहां पर A2 माइनस A1, और इसमें टाइम कितना लगा बेटा, T2 माइनस T1। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल कितना लगा, T2 माइनस T1। अब ग्राफ देख करके अपने को क्या पता चल रहा है कि ये जो A2 है इट इज स्मॉलर देन A1। तो अगर A2 A1 से स्मॉलर है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आने वाली है, और रेट के रिगार्डिंग अपन जानते हैं कि रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाऊंगा। और यहां पर मैं माइनस क्यों लगाऊंगा बेटा, यहां माइनस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि A2 A1 से कम था, A2 माइनस A1 नेगेटिव हो जाता, लेकिन रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अपन ने नोट डाल के लिखा था, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। अगर आपके पास में नेगेटिव आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने स्मॉलर क्वांटिटी में से लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए आपके पास में नेगेटिव वैल्यू निकल करके आ गई। अगर मान लो मैं सीधे ही लिखता है इसको A1 माइनस A2, तो वही तो बन गया ना, ये माइनस ऑफ A2 माइनस A1 का मतलब क्या हो गया, A1 माइनस A2, यानी लार्जर में से स्मॉल को माइनस करना था। लेकिन क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए अपन ने उस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपन ने क्या लिखा है, A2 माइनस A1 लिख दिया। क्लियर है? इसी चीज को मैं चाहूं तो यूं लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो मैंने लिखा, आप देखो ये क्या बता रहे हैं, माइनस का मतलब क्या है, A की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। A की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो अपन आगे चलते, अपन क्या बोल देंगे बेटा कि ये जो है माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों बोला गया, क्योंकि वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कंज्यूम हो रहा है। जिसकी भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होगी उसके लिए अपन डिसअपीयरेंस बोलेंगे, और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके लिए अपीयरेंस या फॉर्मेशन बोल सकते हैं।
और शॉर्ट में इसी को क्या बोलेंगे अपन, ये हो गया बेटा आरओडी ऑफ ए। ये क्या बन गया, आरओडी ऑफ ए बन गया। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहां पर बी के लिए ग्राफ प्लॉट करता तो बी क्या हो जाता, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ेगी। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये ग्राफ बना रहा हूं मैं बी की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ में। यहां ले लिया मैंने बी की कंसंट्रेशन और यहां मैंने ले लिया बेटा टाइम। बी है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़नी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल टू 0 पर बी है ही नहीं, इसका मतलब आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर मान लो बी पहले से होता, मतलब आपने बोला एक रिएक्शन है उसमें स्टार्टिंग में भी बी है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, लेकिन इनिशियली आपने कंटेनर के अंदर बी थोड़ा सा पहले से ही रखा हुआ है, तो फिर आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो जाता। अगर आपके पास में कोई चीज ऑलरेडी है तो t इक्वल टू 0 पर वो 0 होगी नहीं, लेकिन मैं ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं और अपन ये अज्यूम कर रहे हैं। अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं बेटा, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली b 0 था, b है ही नहीं। तो यहां पर जो आपके पास में कर्व बनने वाला है वो कर्व कैसा बनेगा, वो कर्व इस टाइम से बन जाएगा। ये कर्व ऐसा बन गया। अब इस कर्व के अंदर अपन बोलेंगे भैया ये कौन था, ये था b। b की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। अब अगर मैं वही दो टाइम इंस्टेंट ले लूं, कौन कौन से, t1 और t2, तो यहां पर उन t1 और t2 को कैसे प्लॉट करेंगे अपन, ये हो गया t1, ये आ गया b1। सिमिलरली थोड़े टाइम बाद में ये हो गया t2 और ये आ गया b2। क्लियर है। इसको देख करके अगर मुझे पूछा जाए कि यहां पर जो रेट है उसके अंदर माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, रेट के एक्सप्रेशन जब अपन लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, मैं बोलूंगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अगर मैं यहां से आर एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। फाइनल कौन सा है, b2, इनिशियल कौन सा है, b1। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। फाइनल माइनस इनिशियल भी किया और अच्छी बात यह हो गई कि b2 b1 से ज्यादा भी था, मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी कैसी है, पॉजिटिव है। यानी मुझे यहां पर अपनी तरफ से एडिशनली माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लग गया। आप प्लस नहीं लगाते तब भी चल जाता, लेकिन अगर प्लस लगा रहा हूं तो ये प्लस क्या बताएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या सिंपली आरओए ऑफ बी। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आरओए ऑफ बी। आरओए ऑफ बी अपन ने क्यों बोल दिया, आरओए का मतलब क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए होता है, रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे होते हैं। और अपीयरेंस किसके लिए होगा, प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो अपीयर हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये अपन ने कौन सी रेट देखी है बेटा अभी ये अपन ने देखी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं चला गया किस पे, इंस्टेंटेनियस रेट पे। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब आप सोचो बेटा, ये t1 और t2 है, अगर मैं इस ड्यूरेशन को बहुत कम करता जाऊं, इतना कम कर दूं कि t1 नियरली इक्वल टू t2 हो जाए, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोलेंगे ये वो इंस्टेंट है जिस पर मुझे रेट कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो अपन अब सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग अपन एक्सप्रेशन वाइज बात करने वाले हैं, तो देख लीजिएगा ढंग से। सबसे पहली बात बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को अपन dx by dt से रिप्रेजेंट करते हैं।
x का मतलब है x इज द कंसंट्रेशन विच इज कंज्यूम्ड, या x इज द कंसंट्रेशन विच इज फॉर्म्ड। कंज्यूम्ड किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। फॉर्म्ड किसके रेस्पेक्ट में? प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अपन यूजुअली ये मान के चलेंगे भाई जितना कंज्यूम हुआ उतना फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसको अपन इस चैप्टर में आगे भी काम में ले सकते हैं। dx बाय dt, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या सिंपली कुछ भी नहीं बोला, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको इंस्टेंटेनियस मान के चलूंगा। कब काम में आएगा? आपको मैंने बोल दिया एक रिएक्शन चल रही है, बताओ 10 मिनट पर इसकी रेट कितनी होगी। अब 10 मिनट पर रेट पूछा है, t इक्वल टू 10 मिनट पर, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे उसकी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी पड़ेगी। क्लियर है ना? और मैंने आपको बोला एक रिएक्शन 3 मिनट से 5 मिनट तक कितनी रेट के साथ में चलेगी, तो 3 मिनट से 5 मिनट तक, मतलब आपको क्या दे दिया गया? एक ड्यूरेशन दे दिया गया। तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें आप एवरेज रेट की कैलकुलेशन करोगे। क्लियर है? अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट को अपन थोड़ा सा बेटा समझते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं फॉर सेम रिएक्शन, A गिव्स B, ये ले लिया मैंने, तो यहां पर ग्राफ A की कंसंट्रेशन का बना रहा हूं बेटा फिर से, तो A की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी? डिक्रीज होने वाली है, ये अपने को पता है। तो A की कंसंट्रेशन ये डिक्रीज हो रही है, ये A की कंसंट्रेशन आ गई है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर रेट मेजर करनी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, अगर मान लीजिए वो टाइम इंस्टेंट t है, एक तो इधर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लूं, इधर कौन आने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इधर कौन आने वाला है? टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ये वो टाइम इंस्टेंट है t, और इस पर इसकी कंसंट्रेशन मान लो कितनी आ रही है? a। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ढंग से सुन लेना, इसको मैंने a लिखा है, आप चाहो तो a1 बोल देना, कुछ और वेरिएबल देना चाहो इसको तो वो वेरिएबल नाम दे देना। यहां पर r इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होना चाहिए? पहले तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में रिलेशन कैसे निकालते हैं अपन क्या बोलते हैं बेटा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर आप लोग हल्का सा थोड़ा सा फिजिक्स वाले पोर्शन को याद करोगे तो आपको पता है बेटा इंस्टेंटेनियस में अपन बहुत स्मॉल चेंज के लिए निकालते हैं, और जब स्मॉल चेंज करना होता है तो वो जो डेल्टा t यानी टाइम ड्यूरेशन था उसको बहुत छोटा करना पड़ता है, इतना कम करना पड़ता है कि उसका डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेक्ट है। किसका करना है अपने को? ये आर एवरेज का। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा? मैं इसको बोल दूंगा dx बाई dt। क्या बोलेंगे? dx बाई dt। या a के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? माइनस ऑफ da बाय dt। क्या बोलेंगे? माइनस ऑफ da बाय dt। लेकिन बेटा कभी भी इसको जल्दीबाजी में a बाई t मत लिख देना, इसको कभी भी जल्दीबाजी में a बाई t मत लिख देना। क्यों? आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हो y और x के बीच में और आपसे पूछा गया dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है ग्राफ के अंदर? सोचना और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देना कि एक पर्टिकुलर ग्राफ में dy बाई dx का मतलब क्या होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर इसका आंसर देना तुम लोग। अब मैं बता देता हूं क्या होता है। dy बाई dx का मतलब होता है बेटा स्लोप। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। ठीक है, स्लोप। तो माइनस da बाई dt का मतलब क्या हो गया? बेसिकली स्लोप हो गया इस कर्व का। किस पॉइंट पर? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और स्लोप किसका हो गया? स्लोप हो गया इस पॉइंट पर जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पर जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो मैं बेटा इस पॉइंट पर ड्रॉ करता हूं एक टेंजेंट, और जब मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये आ गई, ये टेंजेंट निकल करके आ गई है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम में लेकर के चलते हैं अपन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम में लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई अपन एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। ये इसका बेटा y इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला।
इसको मैं नाम दे रहा हूं y, और ये वाला इसका x इंटरसेप्ट हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं x। स्लोप निकालते तब अपने को क्या चाहिए होता है, थीटा। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूंगा यहां पर स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। लेकिन मैं निकालना चाहता हूं क्या, tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो अगर आप इस अंदर वाले एंगल के हिसाब से देखोगे तो tan थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन एक्स। तो ये टर्म सिंपली किसके बराबर हो गई, y अपॉन एक्स के बराबर हो गई। यानी यहां पर जो माइनस tan थीटा है, यानी ये जो रेट है माइनस dA/dt, बेसिकली ये किसके बराबर हो गई है, y अपॉन एक्स के बराबर हो गई है। अब इसके अपन कंटेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है, देखो जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा लग रहा है भाई ये बीच में मैथमेटिक्स कहां से घुस गई, तो बेटा आपको खाली इतनी सी बात याद रखनी है कि dy/dx का मतलब होता है स्लोप। अपने को स्लोप निकालनी है। अब स्लोप निकालते टाइम पर या किसी भी चीज के अंदर आप एंगल तो यहां से मेजर करते हो ना, यहां लेकिन मुझे एंगल कौन सा चाहिए था, अंदर वाला चाहिए था। इसलिए मैंने tan थीटा की जगह पर क्या निकाला था, माइनस tan थीटा। ठीक है। दूसरी बात एक और कि मैं निकाल तो रेट ही रहा था, और रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैं यहां पर माइनस y/x तो लिख ही नहीं सकता था, मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ता, y/x। क्लियर है, क्योंकि रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब मैं इसके कंटेक्स्ट के बारे में बात करता हूं कि ये कहां पर पूछा जाता है। क्या होता है बेटा, जब इस पर तुमको क्वेश्चन देगा ना, तो वो तुमको ए भी देगा टी भी देगा। वो आपको क्या करेगा, ए देगा टी देगा, और ये लाइन बना देगा, टेंजेंट बना देगा, और तुमसे बोलेगा कि इस टाइम इंस्टेंट टी पर है ना, इस टाइम इंस्टेंट टी पर आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करके बताइए। तो देखो इसको अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अपने को एक ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ के अंदर रिएक्शन दे दी गई, रिएक्शन बोल दी कौन सी है, ए गिव्स बी। ग्राफ में जो रिएक्शन दे दी वो कौन सी है, ए गिव्स बी। इस ग्राफ के अंदर यहां पर लिख दिया गया ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इधर लिख दिया गया क्या, टाइम। ठीक है, यहां पर ग्राफ बना दिया गया। ग्राफ बनाने के बाद में इन्होंने आपको ये टाइम इंस्टेंट दे दिया। ये टाइम इंस्टेंट है, मान लीजिए 10 सेकेंड्स। कंसंट्रेशन है, मान लीजिए 2 × 10⁻³ और आपको बोला गया फाइंड R इंस्टेंटेनियस एट t = 10 सेकेंड्स। तो बेटा जो बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है वो बोलते हैं कि यार इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या करना है, यूनिट से काम चलाते हैं वो लोग। वो बोलते हैं यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो वो सीधे सीधे 2 × 10⁻³ को 10 से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा करते ही गलत हो जाता है। जैसे आपने ये किया ना, पक्की बात है गलत हो गया, फिर कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। आपको करना क्या था, आपको R इंस्टेंटेनियस चाहिए था, तो बेटा यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट भी अगला क्वेश्चन वाला यूजुअली खुद ही ड्रॉ करके देता है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए शो नहीं करता। तो उसने आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करके दे दी, यहां पर ये इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके यहां पर आपको बता दिया कि ये कितना है, 50 सेकेंड्स। ये कितना है, 50 सेकेंड्स। और ऊपर दे दिया आपको ये है 4 × 10⁻³ ये आपको दे दिया गया। तो आप अब कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको सिंपल सी बात करनी है बेटा कि आपका जो y इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट कितना है, 4 × 10⁻³ है। आपका जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो है 50 सेकेंड्स। आपको क्या चाहिए था, इंस्टेंटेनियस रेट, R इंस्टेंटेनियस आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, R इंस्टेंटेनियस चाहिए।
तो आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है, मैंने बताया था अभी y अपॉन एक्स से निकलता है। कैसे निकलता है, y अपॉन एक्स से। ऐसा मत करना कि तुम बेटा जो वैल्यू तुमको उस इंस्टेंट पे दी हुई थी तुमने वो काम में ले ली। अगर तुम वो वैल्यू काम में ले लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर y अपॉन एक्स करना था, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ऊपर नीचे अपन क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 होगा, नीचे वाली टर्म 100 हो जाएगी। तो आपके पास में वैल्यू निकल करके आ गई 8 इंटू 10 की पावर -5। और यूनिट लिखना कभी भी एग्जाम में अपने को नहीं भूलना है। ठीक है, ये क्या होगी, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि y इंटरसेप्ट की यूनिट थी मोलैरिटी, x इंटरसेप्ट की यूनिट थी सेकेंड, तो अपनी यूनिट क्या हो गई, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। लॉजिक क्लियर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। सिमिलरली बेटा मैंने आपको अभी क्या बताया था यहां पर कि आपने जो आर इंस्टेंटेनियस निकाला उसको आपने क्या बोला था, -dA/dt बोला था। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये जो -dA/dt है ना, -dA/dt का मतलब बेसिकली क्या होता है, ROD ऑफ ए। -dA/dt का मतलब क्या है, ROD ऑफ ए के डिसअपियर होने की रेट, प्लस dA/dt होता तो उसका मतलब होता है ए के अपीयर होने की रेट। क्लियर, माइनस का मतलब डिसअपियर होने की, प्लस का मतलब अपीयर होने की। ये अपने पास में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये दो टाइप्स हो गए किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, अपने को ROA और ROD मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। अपने को ROA और ROD के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट काम में आएगा उसके अंदर। पहले तो मैं आप लोगों को सीधे बताऊंगा कि आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है, और जब आप लोग डायरेक्टली सीख जाओगे फिर अपन रिलेशन निकालना सीखेंगे। नहीं तो अपन उल्टा सीक्वेंस करेंगे, अपन पहले प्रॉपर मेथड समझेंगे फिर डायरेक्टली रिलेशन लिखना सीखेंगे। तो आप देखो आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आगे अपने पास में रिलेशन बिटवीन ROD एंड ROA। ये बेटा इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा माइंडसेट अपने को इसके अकॉर्डिंगली तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको जो एग्जाम्पल काम में लेकर के बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल का बेटा पर्पस ये है कि आप लोग थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी इस चैप्टर के अंदर काम में लेना सीख जाओ। ठीक है, तो देखिए कैसे अपने को काम में लेना है। यहां पर मैं एक होमोजीनियस फेज रिएक्शन बेटा काम में लेता हूं। रिएक्शन है मेरे पास में A गैस प्लस 2B गैस से फॉर्म हो रहा है, लेट अस से 3C गैस। होमोजीनियस फेज रिएक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट ये मान करके चलेंगे कि ये एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, और अगर वो रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि इन सब के लिए वॉल्यूम सेम है। इन तीनों के लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए वॉल्यूम कैसा है, सेम है। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ नहीं बोला हुआ तो अपन मान के चलेंगे इस सिस्टम के लिए वॉल्यूम सेम है। सिस्टम का मतलब इसके कंपोनेंट्स क्योंकि गैस है तो उन सबके लिए वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होने वाला है। अब बेटा मैं मोल के हिसाब से या कंसंट्रेशन के हिसाब से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट्स जो दिए हुए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस करने में लगाए जाते हैं। तो ए को बैलेंस करने में कितना लगाया हुआ है 1, बी के लिए कितना लगाया हुआ है 2 और सी के लिए कितना लगाया हुआ है 3। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए का 1 मोल अगर बी के 2 मोल के साथ में रिएक्शन कर जाएगा तो सी के कितने मोल बनाएगा, 3 मोल बनाएगा। ए का 1 मोल अगर बी के 2 मोल के साथ में रिएक्शन करेगा तो सी के कितने मोल बनाएगा, 3 मोल बनाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम में सबका सेम मान रहा हूं। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन होती है मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सबका सेम है तो जो रेशो मैं मोल के अंदर रखूंगा वही रेशो कंसंट्रेशन का हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल है किसके, मोल्स के। यानी मैं ये भी बोल सकता था क्या, कि अगर इसकी 1 मोलैरिटी इसकी 2 मोलैरिटी के साथ में रिएक्शन करेगी तो इसकी कितनी बनेगी, 3 मोलैरिटी बनेगी। दोबारा सुन लो ढंग से,
अगर इसकी एक मोलैरिटी इसकी दो मोलैरिटी के साथ में रिएक्शन करेगी तो इसकी कितनी बनेगी बेटा, 3 मोलैरिटी बनेगी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर का कैसा है, सेम है। ये रिलेशन कोफिशिएंट वाला मोल्स में तो हमेशा ही होता है, मोल्स में तो पक्का है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ में रिएक्शन करके इसके कितने बनाएगा, 3 मोल बनाएगा, पक्का है, 100% ट्रू है ये तो। लेकिन क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इसकी 1 मोलैरिटी इसकी 2 मोलैरिटी के साथ में रिएक्शन करके इसकी 3 मोलैरिटी ये कब बनाएगी बेटा, जब वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली प्रेशर के अंदर अगर इसका प्रेशर 1 atm है और इसका प्रेशर 2 atm है तो इसका 1 atm इसके 2 atm के साथ में रिएक्शन करके इसके कितने बनाएगा, 3 atm बना देगा। क्योंकि प्रेशर डिपेंडेंट होता है किस पर, मोल्स पर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, nRT/V। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, nRT/V होता है। अगर प्रेशर का फॉर्मूला nRT/V है तो अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोल्स के। जो रेशो मोल्स का चलेगा वो का वो रेशो किसका चलेगा, प्रेशर का। वो का वो रेशो किसका चलेगा, कंसंट्रेशन का। लेकिन कब चलेगा, जब वॉल्यूम सेम है। अगर रिएक्शन होमोजीनियस गैस फेज है तो बाय डिफॉल्ट आप सबका वॉल्यूम सेम मान सकते हो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन आपको दे दे और हेट्रोजीनियस फेज के अंदर वॉल्यूम को ट्रिकी तरीके से काम में ले। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। ठीक है, बात समझ गए। तो अब अपने को करना क्या है बेटा, अपने को इस ए बी और सी की जो रेट है ना, उनके बीच में आपस में रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा फिर से बेटा, यहां पर मैं मैथमेटिक्स काम में लूंगा तो आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखने की कोशिश करना। T=0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A। ठीक है, मान लिया अपन ने। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, B मान सकते हो, B ले लेते हैं। चलो इसकी कंसंट्रेशन को अपन, इसकी कंसंट्रेशन है B और ये स्टार्टिंग में थे नहीं। इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी कंसंट्रेशन B है और ये स्टार्टिंग में है नहीं। T में अगर A में से X गया तो B में से कितना जाएगा, 2X। क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ में रिएक्शन करता है। ये मैं अभी कंसंट्रेशंस ले रहा हूं या मोल्स ले रहा हूं, ये मान लो। क्योंकि अपन इस चैप्टर में प्रायोरिटी कंसंट्रेशन को और प्रेशर को देंगे, इसलिए आप कंसंट्रेशन मान लेना। अभी वॉल्यूम सेम मान के चल रहे हैं अपन। तो इसके A में से अगर X गया तो B में से कितना जाएगा, 2X। और इसका कितना बनेगा, 3X। मैंने बताया था X को अपन बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो कंज्यूम हो रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा एक इंस्टेंट में और ले लेता हूं समझने के लिए। वैसे ही अगर कोई इंस्टेंट T=T' होता, T=T' पर अगर A में से X' जाता तो B में से क्या जाता, 2X'। और ये कितना बनता, 3X' बन जाता। अगर A में से X' जाता तो B में से कितना जाता, 2X'। और ये कितना बन जाता, 3X' बन जाता। क्लियर है, लॉजिक क्लियर हो गया, सबको समझ गए मेरी बात को। अब यहां से थोड़ा से मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको बोला जाए कि अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर ऐसी कौन सी चीजें जो कांस्टेंट रह रही है एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ है ना उसमें, तो आप देखो यहां पर भी A था, इधर भी A है, इधर भी है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को अपन हर एक्सप्रेशन में A ही लिख रहे हैं। तो A को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मैं क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। सिमिलरली B भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इधर कुछ कांस्टेंट नहीं है। और कौन सी चीज वेरी कर रही है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, X वेरी करेगा। क्योंकि यहां पर ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा था, फिर X गया, फिर कितना गया, X' चला गया। इसका मतलब ये जो कंज्यूम हो रहा है वो पार्ट कैसा है, वेरिएबल। लेकिन जो इनिशियली था वो पार्ट कैसा है, कांस्टेंट, मैथमेटिकली। ठीक है, मैं यहां से लिखना चाहता हूं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। मैं क्या लिखना चाहता हूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले ROR। ROR का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, dx/dt होता है। X कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अपन यूजुअली किसके अंदर से X कंज्यूम कराते हैं, जिसका कोफिशिएंट 1 होता है।
अगर किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर अपन x की जगह पर और कुछ लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल केस हो जाएगा जो अपन न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही देखने की कोशिश करेंगे। तो dx/dt को क्या बोलते हैं? ROR। इसीलिए मैंने यहां पर x काम में लिया है। अगर मैं यहां पर y काम में लेता तो फिर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलता? dy/dt। ठीक है बेटा, इसको मैंने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये अपनी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आते हैं अपन आगे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड पर आते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर मैं लिखना चाहता हूं क्या बेटा? माइनस dB/dt, या इसको आप पहले यूं बोल दो, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर ROD ऑफ A। और ROD ऑफ A का मतलब क्या होता है? माइनस dA/dt। मैंने टाइम कौन सा लिया है बेटा? t। ढंग से समझना, टाइम कौन सा लिया है? t। तो t टाइम पर A की कंसंट्रेशन कितनी है? A-x। t टाइम पर A की कंसंट्रेशन कितनी है? A-x। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा बेटा? माइनस dA/dt ऑफ A-x। ये मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। इसको क्या लिखूं? माइनस dA/dt प्लस dx/dt। माइनस dA/dt प्लस dx/dt। मैंने क्या बताया था? टाइम के रेस्पेक्ट में A को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, क्योंकि हर बार इनिशियल कंसंट्रेशन में A ही ले रहा था, लेकिन कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन वेरिएबल है, कभी वो x होगी कभी वो x डैश होगी। ठीक है, टाइम t पर वो कितनी थी? x। तो यहां पर क्या आ गया? dx/dt। यानी मुझे पता चल गया ROD ऑफ A कितना है? dx/dt है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से ROD ऑफ B करेंगे, तब थोड़ा तुमको और क्लियर होगा कि अपने को करना क्या है। देखो, अब लिखते हैं अपन ROD ऑफ B। ROD ऑफ B का मतलब, पहले तो ROD है ना, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। ROA होता है तब प्लस आता है, ROD होता है तब माइनस आता है। कौन डिसअपियर हो रहा है? B। तो B की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, यानी dB/dt। क्लियर? अब टाइम t पर B की कंसंट्रेशन कितनी थी? टाइम t पर B की कंसंट्रेशन थी B-2x। एज इट इज लिख दो वहां पर, ये लिख दिया मैंने यहां पर क्या? B-2x लिख दिया। अब टाइम के साथ में B तो कांस्टेंट है, तो मैं सीधे इसको ये बोल सकता हूं क्या? d/dt ऑफ 2x, और 2 भी कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाएगा, यानी मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा? 2dx/dt। ये क्या बन गया? 2dx/dt। और इसको मैंने दे दी है मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड, दे दी। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से C के लिए लिखेंगे अपन। तो पहले तुम वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करना कि अगर आपको ROA ऑफ C लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। खुद कोशिश करोगे तो बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? नहीं तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख ही लेना कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। तो देखो क्या बोलेंगे अपन? ROA ऑफ C प्लस, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि अपीयर होने वाला ही है, तो dC/dt। d/dt कितना था? 3x। कहां से आया? यहां से आया। टाइम t पर C की कंसंट्रेशन कितनी है? 3x। लिख दी मैंने 3x, करेक्ट है? या मैं क्या बोल सकता हूं? 3dx/dt, करेक्ट है? ये कितना निकल करके आ गया? कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ। अब मेरी बात को ढंग से समझो तुम। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt। A का कोफिशिएंट 1 है, तो A के कोफिशिएंट के लिए वैल्यू dx/dt आ गई। B का कोफिशिएंट 2 था तो वैल्यू क्या आ गई? 2dx/dt। C के लिए क्या आ गई? 3dx/dt आ गई। अगर मैं इन सब को आपस में रिलेट करना चाहूं तो मैं रिलेट कैसे करूंगा बेटा? मैं सबको dx/dt बना देता हूं और आपस में इक्वल करा देता हूं। सही है? ROR क्या था? ROR को मन में बोलो dx/dt था, करेक्ट है? ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर था ROD ऑफ A के। था या नहीं था? देख लो, ROD ऑफ A के, ये भी dx/dt था। अब अगर मैं
आरओडी ऑफ बी को इसके बराबर बनाना चाहता हूं तो बेटा आरओडी ऑफ बी क्या है, 2x/dt, 2dx/dt। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी dx/dt बन जाएगा, ये भी dx/dt बन जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया इक्वल टू क्या, आरओडी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं c के बराबर कराऊंगा तो c में तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी मैं कैसे लिखूंगा, ROA ऑफ c डिवाइडेड बाय 3। तो क्या करना होता है अपने को जो भी स्पीशीज है ना उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में अगर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो वो सब किसके बराबर हो जाएंगे, ROR के बराबर हो जाएंगे। समझने के लिए मैं इसको 1 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि A का कोफिशिएंट 1 था, B का कोफिशिएंट 2 था और C का कितना था, 3। इन सबको अगर मैथमेटिकली लिखना होता तो मैं कैसे लिखता बेटा, ROR यानी R, ROD ऑफ A, इसका मतलब क्या, माइनस DA/dt। ROD ऑफ B का मतलब माइनस DB/dt और एक 2 पहले से लगा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, -1/2 dB/dt। और ROFC, ROA है तो प्लस 1/3 क्या आ जाएगा, dC/dt आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास में, +1/3 dC/dt। बात समझ गए ना, ये अपने पास में रिलेशन निकल करके आ गया। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, जनरलाइज करने का मतलब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे तुम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए बिल्कुल। और क्लियर करने के लिए बेटा अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, एक कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं। ये कुछ ऐसी रिएक्शन ले ली मैंने, देखो X A गैस प्लस Y B गैस से फॉर्म हो रहा है क्या, अल्फा C गैस प्लस बीटा D गैस। मैंने तुमको बोला कि इन सब के बीच की ROD और ROA का आपस में रिलेशन लिख दो सबका। तो एग्जैक्टली किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले तो मन में कोशिश करनी है तुमको अपने आप, ठीक है, अपने आप कोशिश करनी है मन में, भाई हाँ कैसे लिखा, तुम तो लिख करके करना, मैं यहां पर समझाने वाला हूं, लेकिन तुम लोगों को कॉपी में लिख करके करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनकी ROD और ROA में। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। ये अज्यूम करते हुए मैं यहां पर रिलेशन लिखने वाला हूं। मैं रिलेशन क्या लिखूंगा बेटा, ROR इक्वल टू ROD ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, जो कितना था, X, इक्वल टू ROD ऑफ B डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, जो कितना था, Y, इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा ROA ऑफ C डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, जो कितना है, अल्फा, इक्वल टू ROA ऑफ D डिवाइडेड बाय बीटा। इस तरीके से लिखना चाहिए था तुमको, मेरे को नहीं पता तुमने कैसे लिखा, लेकिन तुमको ऐसे लिखना चाहिए था। अगर सही लिखा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसी को मैथमेटिकली लिखना होगा तो R इक्वल टू -1/x dA/dt इक्वल टू -1/y dB/dt इक्वल टू +1/अल्फा dC/dt। थोड़ा क्लियर कर देता हूं उसको। और अब मैंने ये प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि C प्रोडक्ट है, ये अपीयर हो रहा है, +1/बीटा dd/dt, ये बन जाएगा अपने पास में। लॉजिक क्लियर है ना, ये इक्वेशन थी और ये रिलेशन निकल करके आ गए। क्लियर है? अब अपना काम स्टार्ट होता है। अपना काम क्या है, इन रिलेशन के बेसिस पर अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि ये जो आपने रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन कंसंट्रेशन में चल जाएगा, मोल्स में चल जाएगा, प्रेशर में चल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लेकिन बेटा अगर मास आ गया ना तो मास में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा?
उसका रीजन सिंपल सा है कि ये जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये काम कब करते हैं, जब आप प्रेशर की बात करते हो, मोल्स की बात करते हो या कंसंट्रेशन की बात करते हो। आप ये तो बोल सकते थे कि इसका 1 ग्राम बी के 2 ग्राम के साथ में रिएक्शन करेगा, बोल सकते थे? नहीं। आप ये बोल सकते थे कि इसका 1 ग्राम सी के 3 ग्राम बनाएगा, अरे जरूरी थोड़ी है, ये पक्का है ए का 1 मोल सी के 3 मोल बनाएगा, लेकिन ये पक्का नहीं था बेटा कि इसके 1 ग्राम से इसके 3 ग्राम बनेंगे। इसीलिए जैसे ही क्वेश्चन के अंदर मास वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को सावधान हो जाना है, आप लोगों को सतर्क हो जाना है कि अब यार अपने को क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा। मास आ गया, मास आ गया तो आपको क्या करना है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब अपन इस पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। देखिए अपन अब बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए यहां पर देखिए अपन ने एक पेज ऐड कर रहा हूं मैं यहां पर, इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ में सॉल्व करो, या फिर वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले कर लो, बाद में सॉल्यूशन देखो अगर आ गया तो। नहीं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखना, फिर आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। तो देखो क्वेश्चन आपके पास में कुछ ऐसा है, फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस से ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 2 into 10 की पावर -3m, then calculate ROR, ROD of N2 and ROD of H2, ये बोला गया। ठीक है, तो जिन लोग बच्चों को रिलेशन लिखना आ गया वो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, जिनको नहीं आया वो बेटा इसके सॉल्यूशन पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है रिलेशन। रिएक्शन अपने को दी हुई है तो अपन लिखेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या था बेटा, ROR इक्वल टू क्या लिखोगे, ROD ऑफ N2 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, सब में ऐसे ही करना है, इक्वल टू ROD ऑफ H2 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट। वो कितना था, 3। ये मैं सीधे कोफिशिएंट क्यों काम में ले रहा हूं, क्योंकि कंसंट्रेशन दी हुई है, कुछ कन्वर्जन नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। इक्वल टू ROA आएगा अब तो, क्योंकि NH3 के लिए तो अपीयर हो रहा है वो तो। क्वेश्चन में भी अपन ने ROA लिखा है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, तो बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। ROA ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो इसके बाद में मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ROR इक्वल टू, इधर क्या चल रहा था, ROD ऑफ N2, ROD ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, और ROA ऑफ NH3 की वैल्यू आपको दी हुई है, एग्जैक्टली ये की वैल्यू उठा के रखनी है आपको। कितनी है, 2 into 10 की पावर -3। तो 2 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना था, 2। 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ROR और ROD ऑफ N2 ये दोनों चीजें किसके बराबर हो गई, 10 की पावर -3 के हो गई। और ROD ऑफ H2 कितना हो गया, ROD ऑफ H2 के लिए 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 into 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, ROR इक्वल टू ROD ऑफ N2
ये दोनों तो हो गया 10 की पावर -3, और इसकी रेट के अंदर बेटा यूनिट मोलैरिटी सेकंड इनवर्स आएगी। मैंने मोलैरिटी लिख ली थी तो उसको मोलैरिटी सेकंड इनवर्स कर लेना, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। और इसी तरीके से ROD ऑफ H2, इसके अंदर 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 × 10 की पावर -3 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग के लिए एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अब अपन एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको घर से करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस भी दे दूंगा। चलिए अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसमें अपन अब क्या करते हैं, थोड़ा मास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, कई बार मोल्स की जगह पर क्या होता है, मास आ जाता है, तो वहां पर क्वेश्चन में अपने को क्या करना है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपको दे दिया गया एक रिएक्शन है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से बन गया क्या, 2SO3 गैस बन गया। और आपको इसमें क्या बोल दिया गया, आपको बोल दिया गया ROD ऑफ A ये दे रखा है 8 ग्राम पर सेकंड। ढंग से देख लेना, ROD ऑफ A की जगह पर SO2 कर दो, ROD ऑफ SO2 ये दे दिया 8 ग्राम पर सेकंड। तो आपको बोला गया फाइंड ROD ऑफ O2 और ROA ऑफ SO3, ये आपको बोला गया है। ये दोनों ही चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। अब देखो ऑप्शंस अपने को यहां पर दिए हुए नहीं है, लेकिन वैसे यूजुअली क्या होता है, जिस यूनिट में आपको दिया हुआ है ना, उसी यूनिट के अंदर आपको कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ किस में था, ग्राम पर सेकंड में, यानी मेरे को कैलकुलेशन भी किस में परफॉर्म करनी पड़ेगी बेटा, ग्राम पर सेकंड में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं अपन आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। अपन क्या बोलेंगे यहां पर, ROD ऑफ SO2 कितना है, 8 ग्राम पर सेकंड। अगर मैं ग्राम को मोल्स में चेंज करना चाहता हूं, यानी मैं मास को मोल्स में चेंज करना चाहता हूं, तो क्या तरीका होता है, मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्या तरीका हो गया बेटा, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया अपने पास में 8/64। 64 किसका, SO2 का मोलर मास, सल्फर का 32 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना हो गया 64। अब ये देखो क्या था, ग्राम पर सेकंड, और मैंने किया डिवाइड किससे, मोलर मास से। मोलर मास की यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, 1/8, और इसकी जो यूनिट है वो कितनी हो गई है, मोल पर सेकंड हो गई है। अब क्या करेंगे अपन, SO2, O2 और SO3 की रेट को आपस में रिलेट करेंगे। रिलेट करने के लिए क्या करें, अपन बोलेंगे रिएक्शन क्या है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से बन गया क्या, 2SO3 गैस बन गया। ठीक है, इसके लिए क्या करें अपन बोलेंगे यहां पर ROD ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ROD ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू ROA ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। उसमें से इसकी वैल्यू अपन ने अभी ऑलरेडी पहले निकाली, कितनी आ गई थी इसकी वैल्यू, 1/8 आ गई थी। तो यहां पर बेटा 1/8 पुट कर दूं ऊपर, तो मुझे ROA ऑफ O2 कितना मिल जाएगा, 1/8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/16। किस में मिला है, मोल पर सेकंड में। पहले मैंने क्या किया था, मास को मोल में कन्वर्ट किया था, तो मोलर मास से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मोल किस में कन्वर्ट हो, ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो सके। अब देखो क्या बोलेंगे यहां पर, 1/16 इंटू 32, और ये 32 क्या है बेटा, 32 है इसका मोलर मास, किसका, ऑक्सीजन का। अब वो मत ले लेना 64, अब कितना लेना पड़ेगा अपने को, 32। तो ये वाली वैल्यू निकल कर क्या आ गई, कितनी, 2, और यूनिट क्या हो गई इसकी,
ग्राम पर सेकंड हो गई है, यूनिट हो गई इसकी ग्राम पर सेकंड। अब देखिए क्या करें अपन, ROD, ये ROD था O2 का, ROD ये तो था, ROA ऑफ SO3 निकालना है। SO3 के लिए क्या करेंगे बेटा, ये दिया हुआ था 1/8/2, तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाय 2। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसकी जगह पर 1/8 पुट किया है और इन दोनों को इक्वल करवाया है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अपने को ROA ऑफ SO3 कितना मिला, 1/8 मिला, किसमें, मोल पर सेकंड में। ग्राम में करने के लिए क्या करूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा, किसके मोलर मास से, SO3 के मोलर मास से। SO3 का मोलर मास कितना, 80, तो ये हो गया इनटू 80, और ये क्या था, ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 10 ग्राम पर सेकंड, ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन घर से करने के लिए दे देता हूं, आप उसको अपना होमवर्क मान सकते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क का काम है ये। अभी अपन ने हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है जिसके बेसिस पर आप कोई बहुत अच्छा काम कर सको, लेकिन फिर भी जो बेसिक क्वेश्चंस है मैं उम्मीद करता हूं वो बेसिक क्वेश्चंस आप लोग घर से कर पाओगे। तो घर से करने के लिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is true for the reaction N1A gives N2B at equilibrium। ठीक है, ये अपने को बोला गया कि इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू होगा। ऑप्शंस आपके पास में दिए हुए हैं यहां पर बेटा। फर्स्ट है -1/N1 dA/dt इक्वल टू +1/N2 dB/dt। सेकेंड ऑप्शन है +1/N1 dA/dt इक्वल टू -1/N2 dB/dt। थर्ड ऑप्शन है -1/N1 dA/dt इक्वल टू -1/N2 dB/dt। फोर्थ ऑप्शन है +1/N1 dA/dt इक्वल टू +1/N2 dB/dt। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बस खाली साइन चेंज है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और दे देता हूं। फॉर रिएक्शन XA gives YB, log -dA/dt इक्वल टू log dB/dt प्लस 0.7। फाइंड y/x। ये दो क्वेश्चंस आपको घर से करके लेकर के आने। तो बेटा आज अपनी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। आज की क्लास में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक के बारे में बात की, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी समझा। अपन ने जो जो टॉपिक्स आज की क्लास में पढ़े वो क्या थे, अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा, रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में देखा। ज्यादातर अपने को इंस्टेंटेनियस रेट ही काम में लेना है, तो अपन ने क्या किया, इंस्टेंटेनियस रेट को काम में लेते हुए एक छोटा सा डेरिवेशन परफॉर्म किया, जिसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के बीच में रिलेशन समझा। और उस रिलेशन को जब अपन ने काम में लिया
तो अपने को पता चला कि इस रिलेशन पर तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व किए। अब आप लोगों के लिए काम क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे जो 2 न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आपको घर से सॉल्व करके लेकर के आना है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, हाँ लेकिन थोड़े से सोचने वाले तो है ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे से बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इनफैक्ट पहले ही आंसर देना आप लोग, तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड मान लेना, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।